नैतिक मूल्यों का संकट अच्छे जीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा है, चर्चा करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन पूरा लिख लेते तो समझने में आसानी होगी। आधुनिक समय में नैतिक मूल्यों का संकट ना, ये अब रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, सोचने और अपने दिमाग से निकालने वाला क्वेश्चन। नैतिक मूल्यों का संकट अच्छे जीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा है। धारणा से जुड़ा है, चर्चा करें, डिस्कस। आगे बस समझ में। द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम्स। द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम। modern time is traced to a narrow perception of is traced to a narrow perception of the good life. Discuss. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो समझ में आ रहा है तो फिर आंसर ही बताई दो। क्वेश्चन आ गया तो आंसर भी आ जाएगा ना फिर आपका जो है कि नहीं? सौ 100 वर्ड लिखना है, 150 वर्ड्स में लिखना है। मतलब क्या क्या लिखेंगे, पॉइंट वाइज सोचना है, वो देख समझ में आएगा। लेकिन अभी भी वो और सोचो थोड़ा सा और अच्छे से। पहली बात है क्वेश्चन को समझना। एक तो मॉडर्न अभी की बात कर रहे है कि नहीं। फिर दूसरा है यहाँ पे क्वेश्चन को हमेशा अंडरलाइन करके समझो, नैतिक मूल्यों का संकट क्या है। सबसे पहले समझना है कि नैतिक मूल्यों का संकट से क्या मतलब है। नहीं, सोचेंगे अभी सभी लोग सोचेंगे, ठीक है। पॉइंट सोच के बताना है। तो आंसर कैसे सोचना है और लिखना है उसको मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो पहले तो ये इसका मतलब समझना पड़ेगा। नैतिक मूल्यों का संकट का मतलब क्या है ना। क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज का मतलब क्या है। फिर ये कहना चाह रहे हैं कि नैतिक मूल्यों का जो संकट है वह किससे जुड़ा हुआ है। अच्छे जीवन की संकीर्ण धारणा, आपका जो है नैरो परसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो इसमें दो चीज़ों को समझना है, उसको फिर जोड़ करके आंसर लिखना है कि नहीं। तो पहली बात है नैतिक मूल्यों का संकट से क्या समझ रहे हो। ठीक है, बताओ, अपने अपने विचार दो। सोचना है, मैंने कहा सोचने की आदत डालनी है। मैं तो रटा रटाए क्वेश्चन बता दूंगा आंसर, तो फिर अपना दिमाग नहीं लगाओगे तुम। लेकिन थोड़ा खुद से सोचने की आदत डालनी है। नैतिक, चलो नैतिक मूल्य हटा दो। संकट से मतलब क्या होता है पहले तो सोचो। शब्दों को समझना जरूरी है। एक एक शब्द समझ गए तो फिर आंसर उसी में से कुछ ना कुछ स्टेप के क्वेश्चंस में आंसर निकाल लोगे। कोई इसमें क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं। न्यूटन के 3 नियम है तो एकदम 3 नियम रटा होगा तभी लिख पाओगे, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, है ना। ये तो सोच करके लिखने वाला आंसर है।
नहीं नहीं, पहले सिर्फ संकट का मतलब बताओ, संकट से क्या, क्राइसिस का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब किसी चीज़ की कमी, वो है ना, वाट जैसे बोलते हैं ना, वाट जैसे बोलते हैं वाटर क्राइसिस, है ना, इस टाइप से वर्ड यूज करते हैं। इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है बोलते हैं हम लोग जो है। तो क्राइसिस का मतलब संकट, संकट का मतलब होता है आपका जो है कि किसी चीज़ की कमी होने की संभावना या कमी है आपकी जो है। तो यहाँ पे नैतिक मूल्यों का संकट का मतलब क्या होगा? नैतिक मूल्यों में कमी दिखाई दे रही है ना। यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, नैतिक मूल्यों का संकट का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? इसलिए बनेगा ना कि शब्दों को डे टू डे लाइफ से जोड़ करके पहले उस शब्द का मतलब समझना है। अब संकट, जैसे मैंने कहा वाटर क्राइसिस, समझ में आ गया। जल संकट, जल संकट का मतलब जल की कमी की संभावना है, कमी होने की पॉसिबिलिटीज बनी हुई है। तो यहाँ पे नैतिक मूल्यों का संकट का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया? नैतिक मूल्यों में कमी, वर्तमान में नैतिक मूल्यों में कमी। उसके आगे फिर से लेकिन कहा कि अच्छे जीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा हुआ है। नैतिक मूल्यों में जो कमी है उसका संबंध किससे है? अच्छे जीवन की संकीर्ण धारणा। यहाँ पर भी अच्छा जीवन और फिर से आपका नैरो परसेप्शन, संकीर्ण धारणा, ये दो अलग अलग, ये सब समझ गए होंगे। संकीर्ण धारणा फिर समझना पड़ेगा आपको, इसका मतलब क्या है? आ रही ना बात समझ में? संकीर्ण धारणा फिर से जुड़ा होगा। तो संकीर्ण धारणा का मतलब क्या हुआ? नैरो परसेप्शन का मतलब, तो एक होता है ब्रॉड, ब्रॉड परसेप्शन या ब्रॉड कॉन्सेप्ट, और एक होता है आपका नैरो, मतलब छोटी छोटी सोच, है ना। एक बोलते हैं ब्रॉड माइंडेड बोलते हैं हम लोग, और एक बोलते हैं नैरो माइंडेड। ये बोलते हैं ना हम लोग, बोलते हैं कि ब्रॉड माइंडेड है, और एक बोलते हैं बहुत ही नैरो माइंडेड है। नैरो माइंडेड है इसका मतलब है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ही ध्यान देता है, बड़ी चीज़ों को देख नहीं पाता है ना। नैरो माइंडेड इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा सोच का विस्तार नहीं है। आई ना बस समझ में? तो यहाँ पे नैरो परसेप्शन का मतलब हो गया कि अच्छा जीवन क्या है, वह एक छोटी सोच से जुड़ा हुआ है। आज हम जो अच्छा जीवन लेके चलते हैं उसको एक एक बहुत ही सीमित दायरे में लेकर के चल रहे हैं, उस कंटेक्स्ट में आपको सोचना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि जो अच्छे जीवन की संकीर्ण धारणा है उसके कारण से हमें नैतिक मूल्यों का संकट कई जगह पे क्या होता है, देखने को मिलता है। उस पर डिस्कस करना है आपको। आगे बस समझ में। अब यहाँ पर अच्छे जीवन की संकीर्ण धारणा का मतलब क्या है? आज हम गुड लाइफ का मतलब क्या समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक ठाक बैंक बैलेंस हो, ठीक है, ठीक ठाक घर हो, है कि नहीं, गाड़ी हो। अच्छा जीवन का मतलब, हाँ, वे ऑफ लिविंग, है ना, मतलब वही आपका मटेरियलिस्टिक, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक। तो आज हम अच्छे जीवन को किससे जोड़ के सीधा देख रहे हैं? आप क्या जो है, जितनी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं जितनी ज़्यादा आपके पास है, उसी को हम लोग क्या मान ले रहे हैं? अच्छे जीवन का आधार मान ले रहे हैं। आई ना बस हमें, अच्छे जीवन का आधार क्या मान ले रहे हैं कि जितनी ज़्यादा भौतिक वस्तुएं हैं, मान के चलेंगे जीवन उसी के पीछे भाग रहे। और उसके लिए भले ही हमें ये भी नहीं देख रहे कि उसको कमाने के लिए हमें नैतिक मूल्यों से समझौता करना पड़ रहा है तो भी कर रहे, कुछ गलत करना पड़ रहा है तो भी उसके लिए कर रहे। यही क्या हो गया? नैतिक मूल्यों का संकट हुआ। आई ना बस समझ में? लेकिन आपको 150 वर्ड्स लिखना है, तो लिखने के लिए सिस्टमेटिक कैसे लिखोगे? तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा नैतिक पहले तो ये बता देना नैतिक मूल्यों का संकट से क्या मतलब है ना। पहले तो नैतिक मूल्य की परिभाषा ही दे दो कि नैतिक मूल्य का मतलब होता है वे मूल्य जो किसी भी समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था, एक अच्छी व्यवस्था, सद्भाव बनाए रखने के लिए क्या होते हैं आपके जो है, समाज के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं, और समाज के लोगों के द्वारा हम उम्मीद करते हैं कि उसको क्या करे हुए। तो एक नैतिक मूल्य की परिभाषा से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स आंसर लिखने में हमेशा समस्या जब जाती है तो एकदम उसके बेसिक्स जो चीज़ है वहाँ से थोड़ा सा उसकी परिभाषा लिख करके स्टार्ट कर दो। तो नैतिक मूल्य की परिभाषा दे दो, एग्जाम्पल दे दो आपके जो है कुछ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, जिससे भी क्या है नैतिक मूल्य, सहयोग, प्रेम, आपके जो है एक दूसरे का कॉपरेशन, ये सब क्या है आपके जो है नैतिक मूल्य। हारमोनी, है कि नहीं, परोपकार, ये सब क्या है हमारे नैतिक मूल्य समाज में। आ रही बात समझ में?
फिर उसके बाद नैतिक मूल्यों का संकट क्या है समझा दो, पहला पॉइंट ये डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट डिस्कस कर दो, नैतिक मूल्यों का संकट से क्या मतलब है। तो संकट का मतलब भी बताया मैंने कि वर्तमान में हम कई चीज़ों में नैतिक मूल्यों में संकट का मतलब क्या देखी जा रही, कमी, नैतिक मूल्यों में ह्रास देखा जा रहा है। हाँ मतलब स्टार्ट, अब मैं वन बाई वन इंट्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ से इंट्रोडक्शन में आ जाएगा ये, उसके बाद फिर बॉडी में अच्छे जीवन में आएंगे उसके बाद जो है, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हो। तो पहला पॉइंट ये डिस्कस कर दिए, दूसरा पॉइंट ये डिस्कस कर दिए नैतिक मूल्यों का संकट से क्या मतलब है। फिर तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है कि गुड लाइफ की संकीर्ण धारणा, इसको डिस्कस करो। नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब सीधा बताना है कि वर्तमान में गुड लाइफ का जो परसेप्शन है वह क्या है आपके, जो है भौतिक वस्तुओं की अधिक से अधिक अर्जन से है। अधिक से अधिक क्या है आपके, जो है अर्जन, मतलब अक्वायरिंग से, गेनिंग से, फुलफिलमेंट से, कि हम अधिक से अधिक भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के पीछे, और अधिक से अधिक जितना भौतिक वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगे हम समझते हैं कि हमारा जीवन उसी में अच्छा होगा, ये सोच करके चलते हैं। लेकिन फिर बताना पड़ेगा कि एक ये क्या है, कहीं ना कहीं एक नैरो कॉन्सेप्ट है, नैरो परसेप्शन है। क्यों? क्योंकि अच्छा जीवन, भौतिक वस्तुएं तो बहुत सारी आपने कलेक्ट कर ली, लेकिन मैंने फिर से कहा कि आप मानसिक रूप से कितने शांत हो, मेंटली आप कितने, है ना। कई सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। जैसे मैं एक अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में आया था कि मेरे पास IITN का स्टेटमेंट था कि करोड़ों का पैकेज है, सब कुछ है, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं हूं। तो उसके पास मटेरियलिस्टिक तो पूरी चीजें है, तो मटेरियलिस्टिक चीजें हमें आराम दे सकती है, लेकिन खुशी अंदर से उत्पन्न होती है, इनर, है ना। आपका जो प्लेजर है, हैप्पीनेस है, वह क्या है आपका आंतरिक चीज है, वह अंदर से मिलेगी। बाहरी वस्तुएं सिर्फ हमें क्या दे सकती है, आराम दे सकती है। जैसे आप अभी चेयर में बैठे हो प्लास्टिक वाली, थोड़ा सा सोफा लगा देंगे तो शरीर को कंफर्ट मिल जाएगा, लेकिन उससे ये नहीं कर सकते कि तुम ये चेयर में बैठे और तुम बस सोफे में बैठे हो, ये कंपेयर नहीं कर सकते इसकी ज्यादा, इसकी तुलना में तुम ज्यादा खुश हो। सिर्फ सोफे में बैठने से इससे ज्यादा खुशी प्राप्त हुई, ये कहना मतलब वहां पे जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह सही नहीं होगा। हो सकता है वो चेयर बैठे, नीचे भी बैठे, लेकिन अंदर से खुश ही है, क्योंकि अंदर से वो अपनी इच्छाओं को एक दायरे में सीमित करके रखी है, जितनी जरूरत है उतनी इच्छाएं रखी हुई है, और उसके लिए खुशी बाहरी चीजों से मायने नहीं रखती है, अंदर की संतुष्टि से मायने रखती है। तो एक के पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी, लेकिन उसके बाद भी लोगों को देखा होगा आत्महत्या करते, है ना। एक कॉफी डे का मालिक थोड़ा सा कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आई, आत्महत्या कर लिया। कॉफी डे का, जबकि वो किसी मंत्री का दामाद भी था, क्या कमी रही होगी सोचो, है कि नहीं। कई सारे सक्सेसफुल हीरो हीरोइंस आपके बॉलीवुड के क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते, सब कुछ है उनके पास, उसके बाद भी कर लेते हैं। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब है कि भौतिक वस्तुएं सिर्फ हमें कंफर्ट दे सकती है, आराम दे सकती है, लेकिन खुशी नहीं दे सकती है। खुशी के, हाँ ठीक है, अब यहाँ पर रोना ही है तो फिर सोफे में रो चाहे चेयर में रो, उससे क्या फर्क पड़ा, अंदर से दुखी हो तुम, आप कह जो है ना। मैंने ये नहीं कहा कि भौतिक वस्तु बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसकी बात नहीं हो रही है ना। भौतिक वस्तु बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसकी बात नहीं हो रही है। भौतिक वस्तुएं ठीक है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट हमको चाहिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ उससे ही हमें खुशी प्राप्त होगी, उससे ही हमारा जीवन अच्छा होगा, या अच्छा जीवन है कहना गलत है ना। अच्छा जीवन कहने के लिए मैंने फिर से कहा कि अच्छा जीवन उसका है, सबसे पहला मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा जीवन के लिए सबसे पहला चाहिए स्वास्थ्य आपका क्या होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से आप क्या होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, सबसे पहली रिक्वायरमेंट। आप कितने भी करोड़ लेके बैठे हो, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपकी जान तो बचा लेगा पैसे होने के कारण से, लेकिन आप अंदर से खुश रहोगे क्या? कितने भी कोशिश कर लो,
अंदर से खुश नहीं हो सकते जब आपका शरीर और मन दोनों खराब है ना। शरीर खराब है तो भी चलेगा, मन खराब है तो और नहीं चलेगा। तो मानसिक रूप से आपको कहीं ना कहीं हाँ मतलब शरीर का बचना मुश्किल हो जाएगा। तो शारीरिक मानसिक स्वस्थ होना हमारे लिए जरूरी है। और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य किससे मिलेगा आपका? डेफिनेटली किससे मिलेगा? आपका जो है जो डे टू डे लाइफ में आपका जो लाइफ स्टाइल है उससे मिलेगा। किससे मिलेगा? आपके जो है लाइफ स्टाइल से मिलेगा। मतलब आप भौतिक वस्तुओं के पीछे इतने पागल है कि सुबह नाश्ता भी नहीं कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं आपके जो है ठीक से अपने आप को खुद को न एक्सरसाइज करने के लिए टाइम दे पा रहे, न मेडिटेशन के लिए टाइम दे पा रहे। तो शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ कभी नहीं हो सकते। दौड़ धूप में हमेशा सोचते ही रहोगे ये करना है वो करना है वो करना है। अब इतने ज़्यादा विचारों से घिरे होंगे कि मानसिक शांति वहाँ पे संभव नहीं है। आदमी को कम से कम 1 घंटा दिन में आपका अपने लिए खुद से निकालना है, जिसमें थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, थोड़ी देर खाली बैठो, कुछ भी ना करो, है ना। सिर्फ विचार आ रहे उसको देखो क्या आ रहा है, फालतू विचार तो नहीं आ रहे। ये सब काम करते नहीं करते। आज की डेट में हम फ़ोन 2 मिनट में, थोड़ा देर खाली भी टाइम मिला तो क्या करेंगे? वो तो छोड़ो, रेड लाइट में जो है 30 सेकंड 60 सेकंड का टाइम मिलता है, उसमें भी लोग बाग, और कई लोग तो वो देखा गाड़ी चला रहे हैं वैसे ऐसे करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड भी आप आज की डेट में क्या अपने दिमाग को फ्री नहीं रख रहे, तो मानसिक शांति कहाँ से आएगी? क्योंकि आपका दिमाग में पूरा का पूरा 24 घंटे कचरा भर रहा है, राइट। तो मानसिक शांति कहाँ से प्राप्त होगी? तो अच्छा जीवन, तो इसके लिए फिर क्या करता है आदमी? अधिक से अधिक भौतिक वस्तुएं कलेक्ट करने के लिए फिर नैतिक मूल्यों में क्या करता है? नैतिक मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज करता है। अधिक से अधिक भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए फिर व्यक्ति क्या करता है? नैतिक मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज करता है, समझौता करता है। क्योंकि एथिकली यदि हम काम करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन हमको हर चीज़ को जल्दी जल्दी चाहिए। तो नैतिक मूल्य से क्या करना पड़ता है? समझौता करना पड़ता है, जिससे नैतिक मूल्यों का संकट उत्पन्न होता है ना। डायलिमा भी उत्पन्न होता है, करे ना करे, है ना। हम जानते हैं गलत है, लेकिन करप्शन हर कोई जानता है कि गलत है, गलत काम करने वाला हर कोई जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो करता है। जब गलत करते हो तो तुरंत आपकी मानसिक स्थिति क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। क्योंकि अब गलत करो तो अंदर से कहीं ना कहीं डर तो बना ही रहेगा, गिल्ट भी रहेगा, और थोड़ा सा डर बना ही रहेगा कि पता चल गया तो आप मानसिक पीस क्या कर दिए? वहां पर खो दिए। आई ना बस समझ में? तो आज की डेट में जो लोग हैं, अच्छे जीवन का मतलब सिर्फ क्या समझ लिए? भौतिक वस्तुओं की अधिक से अधिक प्राप्ति, और उसी को इसी संकीर्ण, यह एक नैरो परसेप्शन हो गया अच्छे जीवन का, जो कि कहीं ना कहीं जो है आंतरिक खुशी मनुष्य को नहीं देता है। हमने खुशी बाहर पर निर्भर कर दी, बाहर पे छोड़ दी है, जबकि खुशी कहाँ का है? इंटरनल, अंदर से आनी चाहिए। ये मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, है ना। दिवाली में मम्मी पापा एक जोड़ी कपड़ा दिलाएंगे तो खुश रहेंगे, नहीं तो दिवाली अच्छे से नहीं मनाएंगे। आई ना बस समझ में? जबकि दिवाली जो भी है कपड़े से क्या मायने रखता है? त्योहार है, मस्त होकर करके एंजॉय, दिए जलाओ मनाओ। लेकिन हम शो ऑफ, एक पड़ोसी ने 2-2 जोड़ी कपड़े ले लिए, हमने घर वाले एक भी नहीं दिला रहे, दुखी होकर बैठ गए। ऐसे होता है ना भाई आज की डेट में, छोटी छोटी चीज़ों पे। और दुखी होने से क्या हुआ? आपके आंतरिक खुशी गई। लेकिन जो कपड़े हैं उसी को पहन करके मना लेते तो आपकी खुशी नहीं जाती। लेकिन हम सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, कि घर में ये चीज़ नहीं है तो दुखी होकर बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा ना, जो है उसको धन्यवाद दो, उसको एंजॉय करो। जो है अच्छे के लिए प्रयास करना है, लेकिन धीरे धीरे करना है। उसके लिए अपनी मानसिक संतुलन है, मानसिक स्थिति, मानसिक शांति खो करके नहीं करना है कोई भी काम। जैसे मैं भी देखूं तो ना, जीवन वही लक्ष्य था, गाड़ी लेना है, घर बनाना है, घर लेना है। उसके चक्कर में मैंने हड़बड़ सब कुछ EMI वगैरह ले ला के, लोन ले लेके सब खरीद लिया। लेकिन अब हर महीने EMI देने का टेंशन, है ना। समझ में आ रहा है ना भाई? वो बना रहता है। EMI तो अलग है, फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली से कई सारे इधर उधर और उधारियां हो गई है, तो वो चीज़ कहीं तो डेफिनेटली
तो यही थोड़ा सा वहाँ पे अपने आप को ये सोच करके डिसीजन लेता कि इससे मेरे मानसिक शांति पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो किराए के घर में भी काम चल जाता ना। 10-12 हज़ार 15 हज़ार रेंट दे करके काम चल जाता। 35-40 हज़ार रुपये क्या देने पड़ते, घर की होम ईएमआई देनी पड़ती है। आ रही ना बस समझ में। तो कहीं ना कहीं हम अच्छे जीवन को सिर्फ किससे जोड़ करके देख रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जोड़ करके देख रहे हैं, जो कि एक नैरो परसेप्शन है। अच्छा जीवन का मतलब, मैंने फिर से कहा, अच्छा जीवन का मतलब होना क्या चाहिए, शारीरिक मानसिक स्वस्थता होनी चाहिए, आंतरिक खुशी होनी चाहिए, है ना। आपके जो है सभी से, घर परिवार के अलावा दुनिया के सभी लोगों से क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा जीवन का मतलब क्या हुआ कि आप मानसिक रूप से पूरी तरह शांत कब रहोगे, जब अपनी खुद की रिस्पेक्ट भी करना है। पहले तो खुद का सम्मान करो कि मैं, मेरे पास भरपूर है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है ना। है भी तो भी सोचो कि सफिशिएंट भगवान ने दिया, राइट। और उसको ठीक है, उसके लिए फिर आगे बढ़ने के लिए मेहनत करो। तो जो भी है उसका सम्मान करो, अन्य लोगों का भी सम्मान करो, जो भी चाहते हैं जीवन में उसके लिए ईमानदारी से क्या करो, मेहनत करो। ईमानदारी से क्या करो, मेहनत करो। और धीरे धीरे ही चीजें होती है। जैसे कबीर का दोहा है आपका, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होए, है ना। कबीर एक बहुत बड़े कवि तो थे, लेकिन बहुत बड़े संत थे वो। उनकी बातों को हमें स्कूल में पढ़ाया गया, लेकिन वो एक कविता के रूप में पढ़ाया, उसके अंदर की भावनाओं को समझाने की कोशिश, क्योंकि उनको समझ नहीं थी उतनी। टीचर लोग को भी रटे रटाए टीचर थे। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, इसका मतलब क्या होता है कि हे मन, क्या होता है, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होए, है ना। माली जो है कई दिनों तक पेड़ पौधों को पानी देता है, तब जाकर के सही समय आता है, तब क्या होता है, फल होता है। तो इसीलिए जो आप लोग की एग्जाम की तैयारी यूपीएससी भी इसी चीज की मांग करती है। हड़बड़ वाले यहाँ बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि सर 1 साल में आईएएस बनना है। मतलब तुम अकेले दोगे तो बन जाओगे 1 साल में ही मतलब अकेले एग्जाम दोगे तो बन जाओगे। बच्चे आते हैं ना कि बोलते हैं कि 1 साल में मुझे क्या करना है, आईएएस बनना है। ठीक है, तो सीधी सी बात अनप्रैक्टिकल होता है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस, उसको समझना, उसको ठीक से याद करना, तो कम से कम 1.5 से 2 साल तो हमें अच्छे से सिलेबस पढ़ाने के लिए लगते हैं, जब 3-4 घंटे डेली क्लास चल रही है। फिर उसको हमने एक तो पढ़ा दिया आपको, फिर उसमें आप कितना अच्छे से याद कर पा रहे, कितना, सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं। तो इस तरीके से तो बिना धैर्य के कुछ भी नहीं प्राप्त होता। और आज हम हर चाहते कि हर चीज़ धड़ 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 तुरंत मिल जाए, नहीं मिला तो 99% आने के बाद में आत्महत्या कर लेते लोग बाग। तो ये क्या है, समाज का दबाव, समाज की चीज़ें होती है, उसको हम अपना क्या बना लेते हैं, एक गोल बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं तो अच्छा जीवन का मतलब क्या होगा, सबसे पहला तो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आप भी स्वस्थ हो और आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए नियर एंड डियर्स वो भी स्वस्थ रहे, तभी आप क्या रहेंगे, आपका तो खुद को पहले स्वस्थ और मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाएंगे, तो आपके आसपास के लोग भी उसके अकॉर्डिंग क्या होते, बनना स्टार्ट हो जाते। फिर आंतरिक खुशी, है ना, हमें छोटी छोटी बातों पे खुशी ढूंढना है। भगवान को इसीलिए धन्यवाद कि हमारे 2 हाथ 2 पैर 2 आँख सब कुछ सलामत है, सही सलामत दिख रहे हैं हम लोग। कई लोग ऐसे पैदा हुए जिसके पास कुछ ना कुछ कमी है। तो पहली मैंने कहा सुबह उठो, सुबह उठ करके जब देखो कि मैं जिंदा उठ गया, समझ गए ना, तो उसी समय सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि लाखों लोग रात को सोए होंगे और सुबह नहीं उठ पाए होंगे। तो पहली खुशी तो वही से मिल जाती है कि सही सलामत रात बीत करके सुबह जिंदा उठ गए। फिर आसपास देखो, मम्मी पापा भी जिंदा है, भाई बहन भी जिंदा है, तो बिस्तर पर छलांग लगा के डांस करने वाली स्थिति हो जानी चाहिए, है ना। कई लोग ऐसे होंगे जिसके खुद तो जिंदा उड़ गए होंगे, लेकिन आसपास कुछ कोई ना कोई निपट लिया होगा। आ रही ना बस समझ में। तो खुश होने के लिए हमें बड़े बड़ी चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर अच्छे से नाश्ता खाना कपड़ा पहनना मिल रहा है,
पहले उसी को धन्यवाद दो। तो खुश रहने के लिए हमें बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों को भी एंजॉय कर सकते हैं, है ना। घर में बड़ा सोफ़ा नहीं है तो कभी कभी नीचे बैठ करके ही बिस्तर बिछा के उसमें एंजॉय जितना आता है वो सोफे में भी नहीं आता कभी कभी, है कि नहीं। सोफ़ा तो हम सिर्फ दिखाने के लिए खरीदते कि समाज क्या बोलेगा, सोफ़ा भी नहीं है घर में करके। लेकिन कभी कभी लगता है कि नीचे में जो बिछा करके कूदने का आदमी और सोने में जो मज़ा आता है वो किसी और बिस्तर और इसमें भी नहीं आता है। लेकिन समाज का दबाव कि लोग सोचेंगे कि सोफ़ा भी नहीं है, इतना कमाते इतना, या फिर नहीं कमा जो भी है, तो हम दूसरों के लिए जीते। जबकि होना क्या चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में, जो बोलना सोचना सोचो, मेरा क्या मैं नू क्या, हम अंदर से खुश सब खुश, उद्देश्य ये होना चाहिए। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, पड़ोसी ने गाड़ी खरीद ली तो हम कूद रहे कि हमारे यहाँ गाड़ी नहीं है, हमारे यहाँ कब आएगी, और उसमें अपनी मानसिक शांति क्या कर दिए, खो दिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जीवन को क्या करती है, अच्छा बनाती है। लेकिन हम चीज़ें थोड़ी सी नहीं होती है तो क्या होते हैं, कल फिर एक दो न्यूज़ पढ़ा मैंने कि किसी बच्चे से किसी पेरेंट्स ने फ़ोन ले लिया, ज़्यादा यूज करता था, आत्महत्या कर लिया उसने। ठीक, कल ही की न्यूज़ कहीं पे, कल बेंगलोर पता नहीं कहीं कहीं की न्यूज़ थी। बेंगलोर में कल दो लोग एक बड़े से फ्लैट में मरे पाए गए, आत्महत्या कर ली, हस्बैंड वाइफ जो भी थे। तो सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ तो है, जो तो कुछ तो है, इसका मतलब होता है कि जो करने में मजा आए, है ना, जिस जो करने में मजा आए उसको करो। तो इस तरीके से तो समझ में आ गया आपका, इसका आंसर लिख लोगे अब आराम से कि यहाँ पे नैतिक मूल्यों का संकट क्या है। कि नैतिक मूल्यों का संकट ये है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन आज की डेट में जो अच्छा जीवन है उसके गलत कॉन्सेप्ट के कारण से हम नैतिक मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उन चीज़ों को हासिल तो कर लेते हैं लेकिन आंतरिक खुशी आपको नहीं मिलती है। तो अच्छा जीवन इन कुछ चीज़ों को लेकर, अच्छा जीवन का मतलब ये होना चाहिए जिसके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना। आप जो है शरीर और मन पे ध्यान दे रहे हो, तो कल जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि कल के दिन में कुछ बीमार पड़ गए, कुछ हो गया, तो उसके लिए पहले से पैसा होना चाहिए। पहले बीमारी आमंत्रित कर रहे हैं हम लोग। हम ही लोग खुद से क्या चाह रहे हैं कि बीमार हो तो पैसा हमारे पास पहले से हो। तो सोचो, ठीक है, बैंक बैलेंस कुछ होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, लेकिन पहले तो अपने शरीर को ध्यान दो। शरीर और मन ठीक है, बीमार कभी पड़ोगे ही नहीं। यदि आपकी लाइफ स्टाइल ठीक है, खान पान ठीक है और जेनेटिक कोई बीमारी नहीं है, तो डेफिनेटली आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ोगे। यदि आपकी रूटीन लाइफ अच्छी है, टाइम पे खाते हो, टाइम पे सोते हो, दो चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर स्लीप एट अ प्रॉपर टाइम। इतनी सी आदत जिसने रख लिया, जीवन आपका अच्छा ही रहेगा, स्वस्थ रहेगा आपका जो है। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपके जो है नैतिकता, बताएं कि नैतिकता सामाजिक और मानवीय कल्याण में कैसे योगदान देती है। बताएं कि नैतिकता जो है आपका सामाजिक और मानवीय कल्याण सोशल एंड ह्यूमन वेलफेयर में कैसे योगदान देती है, इसका योगदान क्या होता है। आ रही बात समझ में कि मोरालिटी जो है, एथिक्स जो है, सोशल एंड ह्यूमन वेलफेयर को कैसे प्रोमोट, ये बताना है आपको जो है। आ रही बात समझ में। एक्सप्लेन हाउ एथिक्स एंट्रीब्यूट्स टू सोशल एंड ह्यूमन वेल बींग्स या वेलफेयर। तो ये भी क्वेश्चन आपका नैतिकता का महत्व पढ़ाया था, तो उसी में से आंसर निकलेगा, है कि नहीं। तो नैतिकता का समाज और मानव कल्याण में इसका क्या योगदान होता है। तो डेफिनेटली समाज किससे मिलके बनता है, व्यक्ति से मिलके बनता है। तो हमने देखा था कि नैतिकता का व्यक्तिगत महत्व क्या है। यदि आप नैतिक इंसान हैं तो आपके लिए पहले पर्सनल क्या फ़ायदा होगा, व्यक्तिगत फ़ायदा होगा, तो समाज के लिए भी फ़ायदा होगा,
और समाज में रहने वाले लोगों का कल्याण होगा तो मानवीय कल्याण भी हो जाएगा आपका जो है ना, पूरे ह्यूमन सोसाइटी, पूरा ह्यूमन बींग्स का क्या होगा, कल्याण होगा। तो व्यक्तिगत फायदे क्या क्या देखे थे हमने जो है कि आप नैतिक व्यक्ति है तो आप डेफिनेटली क्या रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, स्ट्रेस फ्री, क्योंकि आपने कोई गलत काम कर नहीं रहे तो टेंशन होने की कोई बात ही नहीं है। नैतिक इंसान है तो कुछ भी गलत नहीं कर रहे, समाज के अकॉर्डिंग ही चल रहे, समाज के अनुसार चल रहे, कुछ भी अनएथिकल नहीं कर रहे, तो आप क्या रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। आपका संबंध सभी के साथ क्या होगा, संबंध सभी के साथ अच्छे होंगे आपके जो है, क्योंकि आप किसी का कुछ अनैतिक नहीं कर रहे, ना कानून के अनुसार ना ही समाज के अनुसार, तो संबंध आपके क्या होंगे, अच्छे होंगे, राइट। इसके अलावा और व्यक्तिगत महत्व क्या है, हाँ, लोगों का आप पर विश्वास रहेगा और आप पर लोगों का क्या होगा, विश्वास बनेगा, ट्रस्ट बनेगा आपके जो है, फिर से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, है कि नहीं। इसके अलावा निर्णय सही ले पाएंगे क्योंकि आपके पास कन्फ्यूजन ही नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, क्लियर कट है, मुझे गलत करना नहीं है, नंबर 2 की कमाई करनी नहीं है, तो सैलरी जितनी आती है उसी से अपने जीवन चलाना है, तो बड़ी गाड़ी का शौक नहीं रहेगा, जो है उसी सैलरी के अनुसार सोच करके क्या करेंगे, निर्णय निर्माण करेंगे, निर्णय लेने में आसानी होगी, निर्णय लेने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, निर्णय लेने में स्पष्टता होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। आ रही बात समझ में। तनाव मुक्त होंगे, मानसिक रूप से शांत होंगे तो शरीर भी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा आपका जो है, राइट। व्यक्तिगत नैतिक रूप से आप नैतिकता को फॉलो करते हैं तो, और ना समाज में सम्मान मिलेगा, अब नैतिक है तो क्या मिलेगा, समाज से आपको सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको सभी लोग रिस्पेक्ट देंगे। हाँ, मतलब समाज का हिस्सा परिवार है, समाज मिले तो परिवार में तो मिलेगा ही ना, कभी कभी परिवार में नहीं मिलता है, ठीक है। ईमानदार ज़्यादा रहो तो घर वाले, कल के दिन में तुम ईमानदार हस्बैंड करप्शन करना चाह रहे हैं और तुम ईमानदार रहना चाह रही हो, ऐसा हमारे साथ कई सारे फ्रेंड हैं जो ईमानदार है लेकिन उनकी वाइफ कुड़ते रहती है, क्योंकि बाकी चीज़ें कम आना स्टार्ट हो जाती है ना भाई, तो ये रियलिटी है। मतलब ऐसे मैंने 1-2 फ्रेंड्स हैं मेरे जो परेशान हो जाते कभी कभी कि बाकी जैसे अब होता है कि सोसाइटी में एक ही पोस्ट में एक ने बड़ी गाड़ी बड़े घर सब खरीद लिए, तो फिर वही दूसरे को देख करके जलन की भावना, तो उनकी वाइफ बोलती देखो कहाँ मूवी सूवी देखते होंगे ना, उसमें सब रहता है ना भाई, ऐसे समाज में मिल जाते हैं, तो उन लोग को, ईमानदार लोग को और कई जगह पे घर से ही सब ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ता है, ठीक है, वही से उनको लड़ना स्टार्ट करना पड़ता है, उनसे ही पहले समझाना पड़ता है, समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तनाव ऐसे ही बढ़ते जाएगा, फिर वही नॉर्मल, यदि समझदार नहीं है तो टोंड मारने स्टार्ट हो जाएंगे कि जीवन में क्या कर पा रहे हो, जिस पोस्ट में उसमें कितनी कमाई और तुम क्या कर रहे हो, घर से क्या मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ताने मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इतना आसान नहीं होता ईमानदार रह कर काम करना, अरे बस समझ में। लेकिन ये इससे आपका व्यक्तिगत फायदा होगा, तो इस तरीके से आपका व्यक्तिगत विकास क्या होगा, आपके व्यक्तित्व का विकास और आपका सर्वांगीण विकास होगा, आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, है ना, आपका समाज में विकास भी अच्छा होगा, तो इससे समाज का विकास होगा। हर व्यक्ति नैतिक हो जाए तो फिर समाज भी क्या करेगा, हर व्यक्ति नैतिक हो जाए, नैतिकता वाला व्यक्ति होगा, उस समाज का विकास भी क्या होगा, अच्छे से होगा, है ना। समाज में अपराध कम होंगे, क्राइम कम हो जाएंगे आपके जो है, समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान बना रहेगा, आ रही बात समझ में। समाज में सहयोग बना रहेगा क्योंकि सभी एक दूसरे नैतिकता वाले, सहयोग में वृद्धि होगी, तो इस तरीके से सामाजिक कल्याण में क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी, और समाज का कल्याण होगा तो पूरे मानव का कल्याण होगा, क्योंकि समाज से मिलकर के पूरा, छोटे छोटे समाजों से मिलकर के पूरा मानव बना हुआ, पूरा मानव प्रजाति बनी हुई है, देश का कल्याण होगा, और इस तरीके से समाज का कल्याण होगा, है ना। कल्याण का मतलब वही खुशी, मानव के जीवन स्तर में वृद्धि, है ना। कल्याण का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, कल्याण वेलबींग का मतलब कि मानव के जीवन स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी, समाज शांति से
सद्भाव, जैसे भूटान है, तो भूटान बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में अच्छा स्थान रखता है। वो नेचर के साथ ही अपनी इच्छाओं को सीमित करके जीता है। आ रही ना बात समझ में? उसकी पॉलिसी है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान का एक महत्वपूर्ण नाम आता है। हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर भी अपना विकास नापता है वो आपके जो है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि हम जिसको विकास कह रहे हैं वो हमें तनाव दे रहा है, तो वह विकास अच्छा है या भूटान वाला विकास अच्छा है ना? लेकिन ठीक है, आज की डेट में वर्ल्ड पावर में थोड़ा बहुत स्थिति बनने, तो उसको भी दोनों को बैलेंस, मैंने कहा सबसे अच्छा मार्क बैलेंस लेके चलो कि हम इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भी ना भागे। मैंने कहा ना कि हाँ, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ें बेसिक अच्छे से मिलते रहे, पहली बात तो रिक्वायरमेंट जरूरी है, नहीं तो फिर तनाव, वो भी तनाव देगा, खाने का नहीं है तो वो बेसिक है। उसके बाद तो फिर चीज़ें धीरे धीरे करके जितनी लगता है ज़रूरत, इच्छाएं उतनी रखो और उसी को एंजॉय करते रहो। तो इस तरीके से तो ये इसका आंसर निकल लोगे आप आराम से कि नैतिकता जो है किस तरीके से सामाजिक और मानवीय कल्याण को बढ़ावा देती है। तो इससे व्यक्तिगत विकास होता है, व्यक्तिगत से समाज का विकास होगा, समाज का कल्याण होगा, समाज में अपराध कम होंगे, सम्मान कम होंगे, सहयोग होगा, समाज में प्यार मोहब्बत हारमोनी बनी रहेगी, आपकी जो सद्भाव बना रहेगा, और इस तरीके से समाज का भी क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। और समाज का विकास होगा तो उस समाज में रहने वाले पूरे सभी मानव का क्या होगा, जीवन स्तर में वृद्धि होगी और इस तरीके से वहाँ के मानव कल्याण में वृद्धि होगी। आ रही बात समझ में? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखना है। फिर है नैतिकता मानव जीवन को बढ़ावा देने के लिए क्या करती है, तो लगभग ये चीज इसमें भी फिर से आ जाएगी। आगे बात समझ में? नैतिकता मानव जीवन को बढ़ावा देने के लिए क्या करती है, तो लगभग ये पूरी चीजें फिर से वही आ जाएंगी। मानव जीवन में वृद्धि करने के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके हैप्पीनेस के लिए नैतिकता क्या है आपका, जरूरी है। सेकंड पार्ट है लोक प्रशासन में, और तो लोक प्रशासन का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला पार्ट तो वही आंसर आएगा जो अभी डिस्कस किया है, नैतिकता मानव जीवन को बढ़ावा देने के लिए क्या करती है ना। व्हाट डज एथिक्स सिक्स टू प्रोमोट ह्यूमन लाइफ, तो वही अभी कि नैतिकता यदि अच्छी है, नैतिकता स्ट्रांग है, नैतिकता वाला समाज है, तो डेफिनेटली व्यक्ति का विकास होगा, समाज का विकास होगा, पूरे मानव का कल्याण होगा, मानव जीवन क्या होगा, हमेशा अच्छी। आ रही ना बस समझ में? तो इसीलिए, और फिर लोक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लोक प्रशासन का मतलब, लोक मतलब होता है जनता से, लोगों से है कि नहीं, पीपल से आपके जो है। और प्रशासन का मतलब होता है ना, प्रशासन की जो परिभाषा है वो ये होती है कि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास को द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास, ये क्या कहलाता है, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास क्या कहलाता है, प्रशासन कहलाता है। कलेक्टिव एफर्ट्स बाय 2 or more than 2 person to achieve or to gain particular or certain objectives, for achieving particular objectives। आगे बस समझ में? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रशासन कहते हैं। तो लोक प्रशासन का मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो लोक प्रशासन का मतलब हो गया जनता के लिए किया जाने वाला प्रशासन। तो जनता के लिए मतलब, जनता के लिए प्रशासन में क्या आता है, सब कुछ आता है ना। प्रशासन में आपका फिर कानून व्यवस्था, लोक प्रशासन, पवेड, इसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन, आर्थिक प्रशासन सब आएगा, रेलवे प्रशासन, वाणिज्य प्रशासन,
जितने भी है चीज लोक प्रशासन के अंतर्गत कई सारे प्रशासन आ जाएंगे। का मतलब यही हुआ कि लोक प्रशासन में आपका मुख्य रूप से सभी लोग आ जाते हैं। आपके जो प्यून से लेकर के चपरासी से लेकर के आपका उच्च अधिकारी कैबिनेट सेक्रेटरी तक लोक प्रशासन का भाग बन गए। अरे बस समझ में, इवन एक पॉलिटिकल प्रशासन हो जाएगा और एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन हो जाएगा। तो पॉलिटिकल जितने भी चीज़ें वो भी आ जाएंगे, संसद भी आ जाएगा। वो सब जनता के लिए काम करते, जनता की सेवा के लिए, जनता के विकास के लिए काम करते। आई ना बात समझ में? तो लोक प्रशासन का मतलब समझ में आ गया कि जो जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए कार्य करने वाले जितने भी लोग हैं वह सब किस में आते हैं? आपके जो लोक प्रशासन में आ जाते हैं। तो डेफिनेटली उनके लिए नैतिकता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यदि वे नैतिक नहीं होंगे तो जनता का क्या हो जाएगा? बेड़ा गर्क हो जाएगा, है ना। और हो भी रहा है, क्योंकि अधिकांश लोग नैतिक नहीं है। नहीं तो आज देश हमारा यूएसए से ज़्यादा सक्सेसफुल होता, है ना। यदि हम जितना करप्शन इंडिया में है उतना करप्शन इंडिया में ना होता तो आज हम यूएसए से भी ज़्यादा क्या होते हैं? आर्थिक रूप से विकसित होते, है ना। हमारे नेता और प्रशासनिक अधिकारी जितने करप्ट है उतने यदि नहीं होते शुरू से लेके आज तक, 1947 से लेके आज तक, पहले तो थे, तभी ब्रिटिश ने 200 सालों तक हमारे पर क्या किया? राज किया। करप्शन के कारण से हर समाज में थोड़ा बहुत करप्शन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश सब में करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए वहाँ की स्थिति पूरी तरह से डूब गई। और मैंने कहा ना, गधों की भीड़ है ना। वहाँ जो बांग्लादेश में साथ देने वाले कितने परसेंट होंगे? 25% होंगे। 75% चाहते होंगे कि शांति हो, सुख सुविधा हो, आराम से रहे। लेकिन 75% गधे जो है, 25% गधे जो है 75% अच्छों की लाइफ क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। क्योंकि 75% एकजुट नहीं हो पाते, अच्छे लोग एकजुट ही नहीं हो पाते। सबसे बड़ी समस्या ये है। मैंने कहा ना, 5 दारू पीने वालों का ग्रुप बन जाता है आसानी से, लेकिन 5 अच्छा काम करने वालों का समूह बनाने में मशक्कत करनी पड़ती, बनता भी नहीं आसानी से। आ रही ना बस समझ में? तो ये हमारे समाज की कमी है। तो डेफिनेटली लोक प्रशासन को ईमानदार होना चाहिए, लोक प्रशासन को सत्यनिष्ठ होना चाहिए। अभी आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी में, लोक सेवक में क्या क्या गुण, क्या क्या मूल्य होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी, सब डाल देंगे उसके बाद, अभी वो टॉपिक पढ़ा नहीं है, यहाँ पे डाल देंगे कि लोक प्रशासन में काम करने वाले सभी लोगों में क्या होना चाहिए? इंटीग्रिटी होना चाहिए, आपका ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, राइट। तो ये सब मूल्य जो है कहीं ना कहीं रहेंगे तभी देश का, जनता का क्या होगा? भला होगा। क्योंकि एक कलेक्टर के हाथ में हजारों लोगों की जीवन निर्भर करता है। यदि वह कलेक्टर ईमानदार है तो उन कई सारे लोगों का जीवन क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। और वही करप्ट निकल गया तो जितने लोगों का जीवन सुधर सकता था वो अभी भी आपके जो है वंचित रह जाएंगे। तो इसीलिए लोक प्रशासन में नैतिकता महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्लियर पॉइंट एकदम आराम से लिख लेंगे। और क्वेश्चन दो, बाकी तुम लोग कहा था ना जो और क्वेश्चन आए उसको लेके आना करके, तुम लोग ना ऐसी दो बताओ और कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना। फिर मैं तो बोल दूंगा खत्म हो गया चैप्टर। अभी पहले टॉपिक 1 का देखो, टॉपिक 1 से कौन से क्वेश्चन है? टॉपिक 1 से कौन से क्वेश्चन है? तुम लोग को कहा था ना निकाल के लाना करके, वो तो मैं भी निकाल के दे सकता हूँ पका पका, लेकिन मैं खुद नहीं देना चाहता ताकि खुद तो तुम भी कुछ करो। है कैसे काम चलेगा? खुद से कलम लिखवा के वहाँ थोड़ी लिखवाया जाएगा तुम लोग से। कैसे काम चलेगा बोलो? वो तो सेकंड टॉपिक का लेने वाला। पहला टॉपिक जो खत्म हो गया हमारा पहले वाला, तो उसमें से कहा था ना 2-3-4 पिछले 2-3 सालों का पेपर लेके आना है। तुम लोग ना कुछ भी सीरियस नहीं ले रहे हो। जीएस पेपर 4, ठीक है। यूपीएससी पिछले साल का पेपर देखते उसमें क्या क्वेश्चन आया था। मैं निकाल रहा हूँ। तुम लोग कुछ काम दिया जाता है उसको थोड़ा याद रखा करो ना भाई, कैसे काम चलेगा? क्या बोल रहे हो? नहीं तो पिछला भी तो उसमें काम आएगा। पिछला आंसर अच्छा लिख लोगे तो आगे वाला आंसर अच्छा लिखोगे।
हैं? फिर आ गया जीएस पेपर भाई। दो मिनट दो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जी मीन्स 2022 का 2000 पेपर 2024 का तो अभी होगा। 24 भी तो हो गया। बताओ कौन सा। वो तो अपना टॉपिक नहीं है ना अभी, तो जो टॉपिक वन के क्वेश्चन देखना, मैं पेपर देख रहा हूँ वहाँ से टॉपिक वन के क्वेश्चन रिलेटेड है, वो निकालने का आता है ना तुम लोग को। कैसे होगा फिर कल के दिन में नहीं लिख पाओगे तो फिर। मैंने कल ठीक है। चलो चेस चेकर 4 सब क्या क्या भरने बोल रहा है। चलिए एक पेपर मिला 2000 कौन से ईयर का है भाई ये। ठीक है 24 का मिल गया। चलो मैं देखता हूँ 24 में एक आध क्वेश्चन। 24 में देखना था ना क्या क्या क्वेश्चन आए हुए पहले टॉपिक से। चार डाउनलोड कर रहा हूँ, 3 डाउनलोड हो रहे हैं। कहाँ पढ़ा है अभी मैंने, हम लोग उसको पढ़ा ही नहीं है। वो भी नहीं पढ़ा होगा। थोड़ा सा बस बताया, अभी इंटीग्रेट डिटेल नहीं पढ़ा है हमने अभी। वो अलग से सिलेबस में टॉपिक ही सत्यनिष्ठा वाला हमारे। ठीक है था मेरे पास पेपर। चलो क्वेश्चन निकाल लेना 2023 24 आपके पास 2020 तक जुड़ा हुआ है ना आपके पेपर में। 21 22 23 24 के क्वेश्चन निकाल के डालने हैं। पहले तो पूरा पेपर डाउनलोड कर लो। ठीक है और उसमें से जो है 24 में से और 23 में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए 21 22 23 वो वाले क्वेश्चन देख लिए पूरे जो दिया हुआ है भाई। 20 तक के समझ में आ गए थे क्वेश्चन। 20 तक के जो पेपर में दिया हुआ है आपके नोट्स में दिया हुआ है 20 तक सब लिख लोगे। कोई डाउट नहीं उसमें। तो बता दिया आप समझ में आ गया। ठीक है प्रशासनिक ठीक है एआई का प्रयोग हो गया तो कभी हमारे प्रशासनिक निर्णय इमोशनल पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। ये वाला है नैतिकता में कई प्रमुख आयाम शामिल है जो व्यक्तियों संगठनों को नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानवीय कार्य को प्रभावित करने वाले नैतिकता के प्रमुख आयामों की व्याख्या कीजिए। ये वाला क्वेश्चन है आपका जो। ठीक है शांति के बारे में केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है, ये तो खैर उसका हो जाएगा ग्लोबल। चलो इसको हम एक बार देख लेते हैं और उसके बाद एक साथ फिर से करेंगे तो दूसरे वाले टॉपिक के साथ में और देख लेंगे क्वेश्चन। क्योंकि मैंने कहा ना क्वेश्चन जितने हैं उसको देखो सोचो। जितने क्वेश्चन के बारे में सोचोगे लिखोगे उतना ही आपके लिए क्या होगा आसान होगा सब।